काली बहू की गोरी सौतन की तीज। माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, ऊपर से वो अकेली है। पता नहीं माँ कैसे अपने आप को संभाल रही होंगी। अरे कहाँ मर गई ओ काली कलुटी? रसोई में इतनी देर से खाना बना रही है या सो गई वहां अपनी माँ के सपने देखते हुए? अरे बाप रे, ये तो माँ जी की आवाज है। काली सांवली योगिता अपनी सास उर्मिला की आवाज सुनकर घबराते हुए रसोई से बाहर आती है। योगिता का रंग बहुत ही काला सांवला था। बाहर उसके सास ससुर उर्मिला, पीयूष और ननंद सपना, ये तीनों बैठे थे। जी माँ जी। इतनी देर से रसोई में अंडे दे रही थी क्या मनहूस? खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं अब तक? खाना बन गया है माँ जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। तभी योगिता रसोई में चली जाती है। किस मनहूस घड़ी में पता नहीं मैंने इस काली कलूटी को इस घर की बहू बना लिया था। जब से ये मनहूस योगिता इस घर में आई है तब से इस घर में पनौती ही छाई हुई है। थोड़े समय बाद उर्मिला का बेटा अभय घर आता है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। छी, किसने बनाया ये खाना? इस घर में नौकरानी कौन है? तभी योगिता का पति अभय सारा गरम खाना योगिता के चेहरे पर फेंक देता है। मनहूस काली कलोटी, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? कैसा खाना बनाया है तूने? इस खाने में तो कहीं से कहीं तक भी स्वाद नहीं है। बेटा गुस्सा मत हो जाती है कभी कभी गलती। अरे क्या गुस्सा ना हो पिताजी, यहाँ आदमी सारा दिन बाहर काम करके थका हारा घर आता है और ये काली कलोटी मुझे ऐसा खाना खिला रही है, इसकी तो मैं। अबे ये क्या तरीका है? अरे इस काली कलोटी से शादी करवाकर आप लोगों ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया है। अबे गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अरे मर जानी कलमोही, कलूटी कहीं की, और कितना सताएगी तू हमें? मर जा कहीं जाकर। मेरे बच्चे के जीवन को नरक बना कर रख दिया है कलमोही ने। उर्मिला और सपना वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी योगिता रोने लगती है। रो मत बहू, इन लोगों की बातों को बुरा मत मान। इस घर में योगिता का ससुर ही बस उसका हमदर्द था। बाकी सब परिवार के लोग योगिता के काले रंग की वजह से योगिता से नफरत करते थे, उसका हर समय अपमान करते थे। तू हमेशा इतना अच्छा खाना बनाती है बहू, फिर आज तेरे हाथों खाना ऐसे खराब कैसे बन गया? बाबूजी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कल मुझे शामू काका का फोन आया था। वो बता रहे थे कि माँ घर में अकेली जिंदा लाश की तरह बीमार पड़ी है। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है बाबूजी। मेरी माँ एक बीमारी से जूझ रही है, वो बहुत तकलीफ में है। मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए ना बाबूजी। क्या समदन जी की इतनी तबीयत खराब है? तो जा बेटा, तू जा उनके पास। मुझे माँ जी और इन्होंने मना किया है अपने मायके जाने से। माँ जी कहती है अगर मैं अपने माँ के घर गई तो वो मुझे फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। अरे बहू, तो उर्मिला और अभय की बातों पर ध्यान मत दे। तू जा अपने मायके और अपनी माँ के पास कुछ दिन रहकर उनकी अच्छे से सेवा कर। इन लोगों को मैं देखता हूँ। तभी योगिता उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आती है, जहाँ घर में चारपाई पर उसकी बीमार माँ दामिनी जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। योगिता के मायके में केवल उसकी माँ ही थी। दामिनी एक घातक बीमारी से जूझ रही थी। माँ, मेरी बच्ची, तू आ गई। तभी योगिता अपनी माँ से मिलती है। तभी शामू योगिता के पास आता है। योगिता बिटिया, मुझे अभय दामाद जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि योगिता से कहना अब अपने ससुराल आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर योगिता और दामिनी दंग रह जाते हैं। नहीं अभय जी, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अभी अपने ससुराल जाना होगा। योगिता जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी अचानक दामिनी को जोरदार ठसका लगता है और दामिनी की मौत हो जाती है। माँ! अपनी माँ की मौत देखकर योगिता खूब रोने लगती है। थोड़े समय बाद तभी शामू बाहर आकर योगिता के ससुराल में फोन लगाकर उर्मिला को दामिनी की मौत के बारे में बताता है। शामू दामिनी का पड़ोसी था। अच्छा, तो वो मनहूस बुढ़िया मर गई? आप सब तुरंत यहाँ आ जाइए। योगिता बिटिया का रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा है। हम में से कोई वहां नहीं आएगा। फेंक दो उस बुढ़िया की लाश को किसी दरिया में। ये सुनकर शामू दंग रह जाता है। कुछ दिनों बाद योगिता अपने घर में अकेली उदास बैठी थी। तभी शामू वहां आता है। बिटिया, तू अकेली यहाँ कब तक बैठी रहेगी? चल मेरे साथ, मेरे घर चल बिटिया। आज से तू हमारे साथ रहना। नहीं काका जी, मुझे मेरे ससुराल जाना है। आप माँ का ये घर बेचकर पैसे अनाथ आश्रम में दान कर देना। बेटा, जो लोग तेरी माँ की मौत की खबर सुनकर भी तेरे पास नहीं आए, तो उनके पास जाकर क्या करेगी? वो लोग चाहे जैसे भी हों,
काका जी, पर अब वही मेरे अपने, वही मेरा ससुराल और वही मेरा जीवन है। तभी योगिता अपने ससुराल आती है तो वहां घर में योगिता की गोरी खूबसूरत सौतन सपना थी, जो काफी अमीर थी। तभी योगिता को पता चलता है कि उसके पति अभय ने सपना से शादी कर ली है। असल में अभय और सपना एक दूसरे से प्यार करते थे। ये देखकर योगिता के होश उड़ जाते हैं। ए मनहूस कहीं की, चल निकल यहाँ से। अब तेरा इस घर में कोई रिश्ता नहीं है। अब इस घर में बहू सपना है। अभय जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आपने इस लड़की से शादी कर ली, क्यों अभय जी? ये मेरी जिंदगी है, मैं इसके साथ बिताऊं, मेरी मर्जी, चल निकल यहाँ से। तभी अभय और उर्मिला योगिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए अभय जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। अभय जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम कीजिए। अभय, योगिता को घर से मत निकालिए, हम इस योगिता को घर में नौकरानी की हैसियत से रख लेते हैं। तभी सपना के कहने पर उर्मिला और अभय योगिता को अपने घर में एक नौकरानी की हैसियत से रख लेते हैं, जिसके बाद योगिता अकेली घर में नौकरानी की तरह सारे काम करने लगती है। योगिता रात को घर की रसोई में सोती है, क्योंकि उसके कमरे में अभय और सपना ये दोनों सो रहे थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। सपना बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो काफी अमीर परिवार से थी। वो हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती थी। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और तीज का त्योहार करीब था। 3 दिन बाद तीज का त्योहार था। सारे गांव में महिलाएं तीज की तैयारियां कर रही थी। एक दिन सवेरे, माँ जी, 3 दिन बाद तीज है, मुझे तीज पर निर्जला व्रत रखना है, मुझे थोड़े पैसे दीजिए ना माँ जी। तीज पर पहनने के लिए मुझे अपने लिए कपड़े लाने हैं, श्रृंगार और पूजा की सामग्री भी लाना है मुझे। चल निकल यहाँ से, आई बड़ी तीज का व्रत रखने वाली। इस घर में तीज हमारी सपना बहू मनाएगी, समझी? चल जा यहाँ से। योगिता उदास होकर रसोई में चली आती है। अब क्या करूं, कैसे मैं तीज मनाऊं? माता पार्वती मेरी सहायता कीजिए। शादी के बाद की ये मेरी पहली तीज है, मुझे ये तीज मनानी है माँ। इधर उर्मिला सपना से कहती है, सपना बहू, जा तू तीज के लिए अपने लिए सामान ले आ। 3 दिन बाद तुझे तीज का व्रत रखना है और लाल कपड़े पहनकर तुझे भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करना है। सुहागनें तीज पर निर्जला व्रत रखती हैं। क्या ये सब करना होगा मुझे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी सपना घर से बाहर चली जाती है। इधर पीयूष योगिता के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है। बहू, ये पैसे ले और जाकर सामान ले आ और तीज की तैयारी शुरू कर दे। तभी योगिता पीयूष से पैसे लेकर अगले दिन गांव में आती है और सारी सामग्री लाकर पूरी विधि विधान से तीज की तैयारियां करने लगती है। वो घर में ताजे फूलों से झूले को सजाती है और घर में दिए फूल वगैरह लगाकर घर की सजावट करने लगती है। 3 दिन बाद तीज का त्योहार आ चुका था। योगिता निर्जला व्रत रखकर पूरे विधि विधान से घर में पूजा करती है। योगिता बहू कितनी संस्कारी है ना, कितनी श्रद्धा से ये तीज मना रही है। सपना बहू कहाँ है? वो अब तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? थोड़ी देर बाद अभय अपने कमरे से बाहर आता है। अभय, सपना बहू कहाँ है? माँ, वो तो कमरे में सो रही है। क्या तीज के दिन भी बहू अब तक सो रही है? उसने व्रत नहीं रखा क्या? नहीं माँ, वो कह रही थी कि उससे व्रत रखे नहीं जाते, इसलिए उसने व्रत नहीं रखा। तीज के दिन सुहागन महिलाओं को तीज का व्रत रखकर घर में पूजा अर्चना करनी होती है। घर में विधि विधान से तीज मनानी पड़ती है। और ये सपना बहू आज के दिन भी मनोज की तरह सोती पड़ी है। तभी योगिता श्रृंगार करके अपने पति का आशीर्वाद लेती है और घर के काम में लग जाती है। ये देख, इसे कुछ बोला भी नहीं मैंने, फिर भी ये कितने विधि विधान से तीज मना रही है। और एक तेरी दूसरी पत्नी है, जिसे ना अपने सुहाग की कोई परवाह है ना किसी बात की। थोड़ी समय बाद सपना फल खाते हुए शॉर्ट कपड़े पहने कमरे से बाहर आती है। सपना बहू, तूने व्रत क्यों नहीं रखा? और ये क्या, तूने लाल कपड़े क्यों नहीं पहने? माँ जी, मुझसे ना ये व्रत नहीं रखे जाते और ना ही मुझे कुछ करना है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। सपना घर से बाहर चली जाती है। ये कैसी लड़की है, इसे अपने सुहाग की भी परवाह नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। भले ही अब आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती, पर मैं तो अपने आप को इस घर की बहू मानती हूँ ना। इस नाते मैं इस घर में तीज पूरे विधि विधान से आप सबके साथ मनाऊंगी। तभी उर्मिला और सब योगिता के साथ तीज मनाते हैं और शाम को माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कितनी संस्कारी है योगिता बहू, कितना अच्छा गाती है ये।
योगिता कितनी समझदार है, कितनी श्रद्धा से योगिता तीज मना रही है, और एक वो है सपना जिसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। तभी योगिता अपने हाथों से बढ़िया से पकवान बनाकर अपने परिवार के साथ व्रत खोलती है। रात का समय। योगिता बहू, हमें माफ कर दे, तू इतनी समझदार और इतनी संस्कारी है, यह हमें पता ही नहीं था। हमने तुझ पर इतना जुल्म किया, फिर भी तूने हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए इतना सब कुछ किया। सच में तू बहुत ही अच्छी है योगिता बहू। इस घर की असली बहू तू है, वो सपना नहीं। हाँ योगिता, ये काले और गोरे रंग के चक्कर में मैं अंधा हो चुका था, जो मुझे तुम्हारे अंदर का ये अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो योगिता। तभी सब योगिता से माफी मांगते हैं और उसे फिर से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जब सपना वहां आती है तो सब उसे वहां से भगा देते हैं। उसके बाद योगिता अपने ससुराल में सबके साथ रहकर एक संस्कारी बहू बनकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।